मैं रेखा मिश्रा आज आपको जो पाठ पढ़ाऊंगी उसका नाम है बाल गोविंद भागवत। बच्चों, पाठ की रूपरेखा इस प्रकार है। यह पाठ रेखा चित्र शैली में रचित है। इस पाठ के अंतर्गत लेखक ने एक ऐसे पात्र का चित्रण किया है, जो पात्र का मतलब होता है कैरेक्टर जिसको आप कहते हैं। ऐसे पात्र का चित्रण किया है जो कबीर के आदेशों पर चलते हुए अपने जीवन का निर्वाह करता है। ग्रामीण परिवेश को चित्रित करने के साथ साथ इस पाठ में ग्रामीण संस्कृति को भी भली प्रकार प्रस्तुत किया गया है। बाल गोविंद भगत के बाह्य व्यक्तित्व से लेखक ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि सन्यासी जीवन का आधार बाह्य व्यक्तित्व ही नहीं बल्कि मानवीय सरोकार होता है। बाल गोविंद भगत के माध्यम से लेखक ने सामाजिक बुराइयों एवं रूढ़वादी सोच पर प्रहार करते हुए मानवीयता की भावना को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय इस प्रकार है कि राम वृक्ष बेनीपुरी आधुनिक युग के निबंधकार हैं। इनका जन्म 1899 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में हुआ, इसलिए शायद इनके नाम के आगे बेनीपुर जोड़ा गया है। बचपन में ही इनके पिता का निधन हो गया था और वर्ष 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के दौरान कई बार इन्होंने जेल यात्रा की और अपना जीवन यापन करने हेतु वे साहित्य कार्य में अपने आप को संलग्न रखे और बालक, युवक, योगी, नई धारा, जनवाणी, जनता आदि कई पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने भली प्रकार संपादन भी किया। राम वृक्ष बेनीपुरी ने कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि गतिविधियों के लेखन में कार्य किया। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं आम्रपाली, जो कि एक नाटक है, माटी की मूर्तें, जो कि एक रेखा चित्र है, चिता के फूल एक कहानी है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है आदि उल्लेखनीय है इनकी रचनाएं। इनकी शैली सरल, सहज एवं चित्रात्मक है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर भी कहा गया है। इनका देहांत यानी निधन 1968 ईस्वी में हुआ। ठीक है, आइए पाठ को विस्तार से समझते हैं। पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत गोरे चिट्टे मझोले कद के व्यक्ति थे। उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा की ही होगी। उनके बाल पके हुए थे, दाढ़ी लंबी, जटा आदि तो नहीं रखते थे, लेकिन उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग रहता था। वे कमर में लंगोटी और सिर पर कबीरपंथी टोपी यानी उसी प्रकार की टोपी पहनते थे जैसे कबीरदास जी पहना करते थे। उनके माथे पर रामानंदी टीका लगा होता था। रामानंदी टीका वह टीका होता है जो कि नाक के ऊपरी छोर से शुरू होकर के माथे तक जाता है और गले में तुलसी के जड़ों की माला होती थी। बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए साधु थे, क्योंकि एक गृहस्थ की भांति उनके पत्नी, बेटा, बहू तथा खेती बाड़ी सब कुछ था, लेकिन विचारों में साधुता यानी सज्जनता कूट कूट कर भरी थी। वे कबीरदास को अपना साहब यानी गुरु, प्रभु कुछ भी मतलब सब कुछ मानते थे और कबीर के गीतों को गाते, उन्हीं के आदर्शों पर चलते, उन्हीं का अनुसरण करते थे। वे झूठ नहीं बोलते थे, सबसे शुद्ध व्यवहार करते थे, यानी व्यवहार में किसी प्रकार का दुराव छिपाव नहीं होता था। वे स्पष्टवादी थे, खामखा यानी बेवजह किसी से झगड़ा नहीं मोल लेते थे, किसी का सामान बिना अनुमति के नहीं छूते थे। अतः गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी साहब यानी कबीर के प्रति उनके मन में सच्ची श्रद्धा थी। जो कुछ भी खेत में अनाज पैदा होता उसे बाल गोविंद भगत सिर पर लादकर कबीरपंथी मठ तक ले जाते। वह मठ उनके घर से लगभग 12-13 किलोमीटर की दूरी पर था, फिर भी वे लादकर उसे ले जाते और कबीर के मठ में या हम कह लें कि दरबार में चढ़ाकर जो प्रसाद स्वरूप मिलता उसे घर लाते और उसी से अपना गुजर बसर करते थे। लेखक का कहना है कि
भगत के इन कृत्यों को देखकर, उनके मधुर गीत सुनकर वे मुग्ध हो जाते थे और उनके मधुर गीत को सुनने के पश्चात मुग्धता के साथ साथ उनका मन झंकृत भी उठता था, क्योंकि भगत के कंठों से गीत जब बाहर निकलते थे तो मानो वे सजीव हो उठते थे। आगे की पंक्तियां हैं। आषाढ़ का महीना था, रिमझिम बारिश हो रही थी। गांव के सभी किसान खेतों में काम करने के लिए निकल पड़े थे। कहीं खेतों में हल चल रहा था तो कहीं बुआई यानी रोपनी का काम चल रहा था। बच्चे प्रसन्नता के कारण उछल रहे थे। औरतें कलेवा एक प्रकार का नाश्ता होता है, लेकर मेड़ पर बैठी इंतज़ार कर रही होती थीं। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसे में कानों को झंकृत करते हुए बाल गोविंद भगत के स्वर गूंज उठे। अचानक लोगों ने देखा कि पूरी तरीके से खेत की उस गीली मिट्टी में सने हुए बाल गोविंद भगत रोपनी करते नजर आए। खेत में अपने हाथों से पंक्तिबद्ध तरीके से धान लगा रहे थे, यानी पंक्तिबद्ध यानी लाइन से धान के पौधे लगा रहे थे। साथ में गाया जाने वाला गीत मन को संतुष्टि प्रदान कर रहा था। छोटे छोटे बच्चे गीत सुनकर और मौसम का आनंद लेते हुए झूम उठे थे। वहाँ खड़ी औरतें बरबस यानी अनायास ही गुनगुनाने लगती थीं। हलवाहों के पैर ताल से, सुर लय ताल से मानो उठते और गिरते यानी आगे बढ़ते थे। यह सब अगर हम देखें तो भगत के संगीत का जादू ही तो था। आगे हम देखते हैं कि भादो महीने की आधी रात थी। आधी रात के लिए पाठ में अधरतिया शब्द का प्रयोग किया गया है। तो भादो महीने की आधी रात थी। लगभग थोड़ी देर पहले मूसलाधार बारिश हो रही थी। बीच बीच में बादल गरज रहा था, बिजली चमक रही थी, मेढक बोल रहे थे। फिर भी भगत अपने संगीत में डूबे हुए थे। वे बीच बीच में खजड़ी बजाते और गीत गाते जा रहे थे, जिसे सुनकर लोग चौंक जाते थे कि रात्र की इस निस्तब्धता में, यानी इस सन्नाटे भरी रात में जब सब लोग सो रहे हैं, तब भी बाल गोविंद भगत का संगीत जग रहा है। इसी प्रकार जैसे ही कार्तिक का महीना शुरू होता, भगत प्रभाती गीत गाना शुरू करते थे। भोर होते ही नदी स्नान को जाते, जो कि गांव से 2 मील की दूरी पर थी। नदी स्नान के पश्चात वहीं एक ऊंचे स्थान पर बैठकर प्रभाती गाते। लेखक कहते हैं कि एक दिन का समय, वह भी अब लेखक याद करते हुए बताते हैं कि एक दिन का समय था, बहुत ठंड भरी रात थी। अभी आसमान में तारे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। पूर्व दिशा से सूर्योदय होने वाला था। शुक्र तारा उसके समीप ही था, इसलिए उसकी रोशनी के कारण सूर्य की लाली स्पष्ट दिखाई दे रही थी। खेत, बाग, बगीचा सब पर कोहरा छाया हुआ था। ऐसे में कुश की चटाई पर पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके काली कमली माने काला कंबल, काली कमली ओढ़े हुए बाल गोविंद भगत बैठे खजड़ी बजा रहे थे। खजड़ी एक प्रकार का वाद्य होता है, आप लोगों ने देखा होगा, उसको प्रयोग भी किया होगा। गोल होता है और उसमें छोटे छोटे लगे हुए थे गोल छल्ले, बजाने पर छन छन की आवाज़ आती है। तो वो खजड़ी बजा रहे थे और गीत गा रहे थे। लेखक कहते हैं कि मैं तो ठंड से काँप रहा था, क्योंकि ठंड भरी रात थी, तो मैं तो ठंड से काँप रहा था। लेकिन मैंने देखा कि बाल गोविंद भगत के माथे पर श्रम बिंदु झलक रहे थे। श्रम बिंदु माने पसीने की बूंदें चमक रही थी। इसी प्रकार हर मौसम का आनंद लेते हुए अब हम आगे आते हैं कि गर्मियों में उनके किस प्रकार के क्रियाकलाप हुआ करते थे। गर्मियों में गांव के जो उनके प्रेमी जन थे, यानी जिनके साथ उठते बैठते थे, जिनसे उनका प्रेम व्यवहार हुआ करता था, प्रायः उनका सभी से था, लेकिन अपने प्रेमी जनों को इकट्ठा करते, खजड़ी, करताल आदि लेकर बैठ जाते। एक पद बाल गोविंद भगत गाते तो उनकी मंडली उसे दोहराती थी। और गाते बजाते एक ऐसा क्षण भी आ जाता था जब वे गाते गाते खजड़ी लेकर नाचने लगते थे। उनका तन मन दोनों मानो नृत्यशील हो उठता था। जब बाल गोविंद भगत के गृहस्थ जीवन में उनके अगर उस पर नज़र डालें, उनका एक बेटा था जो कि बहुत सुस्त और कमज़ोर था। सुस्त शब्द के लिए पाठ में बोदा शब्द का प्रयोग किया गया है।
तो उनको बहुत सुस्त और कमज़ोर था। इसी कारण भगत उसे बहुत मानते थे, क्योंकि भगत का, बाल गोविंद भगत का मानना था, कमज़ोर तथा सुस्त मानसिकता वाले लोगों को प्यार की आवश्यकता होती है। उन्होंने बड़ी तमन्ना से अपने बेटे की शादी की। बहू बड़ी सुशील तथा सुभग मिली। उसने भगत के घर में आते ही उनको सारी जिम्मेदारियों से मुक्ति दे दी, यानी सारी जिम्मेदारियां उसने स्वयं उठाना शुरू कर दिया। एक दिन पता चला कि भगत का बेटा मर गया। लेखक कहते हैं कि जब मैं उनके घर गया तो देखा कि आंगन में एक चटाई पर बेटे का शव रखकर भगत जी सफ़ेद कपड़े से उसे ढक कर ऊपर से उस पर फूल बिखरा रहे हैं। उसके सिरहाने दिया जलाकर गीत गा रहे हैं, और घर में, जबकि बहू जो है वो घर में रो रही है, परंतु भगत जी उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कह रहे हैं, और कह रहे हैं यह रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है। क्योंकि वे, उनका मानना था कि विरहिणी यानी बिछड़ी हुई जो आत्मा थी परमात्मा से, आज उनसे जा मिली है, तो ये तो आनंद का समय है, इसमें रोना नहीं चाहिए, यह कहकर वो अपनी बहू को समझा रहे थे। और इस प्रकार उन्होंने अब आप देखेंगे पाठ के माध्यम से लेखक या कवि जो भी होता है वो कहीं न कहीं किसी न किसी उद्देश्य की पुष्टि करता है, किसी न किसी उद्देश्य का निर्धारण करता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस पाठ में रामवृक्ष बेनीपुरी ने इस बाल गोविंद भगत नामक पाठ में 2 कुरीतियों का खंडन भी किया है। एक कुरीति कि चिता को पुरुष वर्ग द्वारा ही मुखाग्नि देना, और दूसरी कुरीति कि अगर कोई विधवा हो जाए उसका पुनर्विवाह न होना। दोनों का खंडन करते हुए लेखक दिख रहे हैं। बाल गोविंद भगत ने बेटे की चिता को बहू से ही मुखाग्नि दिलवाई। इस प्रकार उन्होंने सामाजिक कुरीति का खंडन किया, और श्राद्ध की अवधि पूरी होने के बाद बहू के भाई को बुलाकर उसे भाई के साथ मायके भेज दिया, और यह आदेश दिया कि इसका दूसरा विवाह करा दो। लेकिन भगत की जो बहू थी उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे इस बात की चिंता थी उसके जाने के बाद भगत का ख्याल कौन रखेगा, अस्वस्थ होंगे तो उन्हें खाना पानी दवा कौन देगा, उनका ध्यान कौन रखेगा। लेकिन भगत जो कि सुनिश्चित कर चुके थे कि बहू का दूसरा विवाह कराकर ही रहेंगे, इसलिए उन्होंने भाई के साथ बहू को मायके भेजा। एक दिन की बात है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया। तो एक दिन की बात है, हर साल की तरह इस साल भी भगत गंगा स्नान को गए। उस समय थोड़ा शारीरिक रूप से वो कमज़ोर हो चुके थे, यानी शरीर से क्षीण हो चुके थे, और उनका प्रायः अस्वस्थ भी रहा करते थे। बुखार भी आया जाया करता था, बुखार यानी फीवर जिसको आप कहते हैं, तो वो भी उससे, लेकिन इसका प्रभाव उनके नियम व्रत पर नहीं पड़ता था। उन्होंने अपने नियम व्रत को नहीं छोड़ा। दोनों समय स्नान करना, खेती बाड़ी संभालना, हमेशा निरंतर इस काम में लगे रहते थे। इस प्रकार एक एक दिन बीतने लगा। अब धीरे धीरे उनकी तबीयत और ख़राब होने लगी। कारण, लोगों ने जब उन्हें नहाने धोने से मना किया तो उन्होंने उसे हंसकर टाल दिया और अपने पूरे नियम व्रत का पालन किया। मृत्यु वाले दिन भी उन्होंने संध्या के समय गीत गाए, लेकिन उस दिन उनके गीत में वो बात नहीं थी जो हमेशा हुआ करती थी। उस दिन उनका स्वर कुछ टूटा सा, कुछ बिखरा सा नज़र आया, लेकिन कोई ख़ास ध्यान लोग उस पर नहीं दिए। अगले दिन जब लोगों ने भोर में उनके मुंह से प्रभाती नहीं सुनी, यानी कोई गीत नहीं सुना, तो जाकर देखा कि भगत अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं। अब केवल उनका अस्थि पंजर ही ज़मीन पर पड़ा हुआ था। ठीक है, उम्मीद है पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।